अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद न्याज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 8 का अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट में हमने न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा जिसमें इसकी वैल्यू 218 निकाली, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और न्यूटन की थ्योरेटिकल वैल्यू में फ़र्क था और इस फ़र्क को न्यूटन कुछ मिस्टेक कर बैठा था। उस फ़र्क को आके एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम लेप्लास था, उसने उसको दूर किया और उसके अंदर जो है कुछ जो एब्रीवेशंस जो न्यूटन की मिस्टेक थी या जो न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिफरेंस था उसको आके इसने कवर किया। तो लेप्लास करेक्शन के नाम से आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब लेप्लास करेक्शन जो है ये एक अलग के तौर पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ड्राइव द लेप्लास करेक्शन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या न्यूटन आ जाता है कि जो हमने पिछले वाला टॉपिक पढ़ा कि ड्राइव द न्यूटन रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड या न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, ये आ जाता है। तो वही बात कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडिया डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पेश करता है। इलास्टिसिटी किसी भी मीडियम की उसकी कंप्रेसिबिलिटी के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि जो मटेरियल आसानी से दबाए जा सकते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी और जो मटेरियल जो है वो थोड़े से मुश्किल से आप दबा पाएँ उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अगर वही बातें मैंने रिपीट की पिछले वाले लेक्चर में भी, सॉलिड है वो मुश्किल से दबेंगे, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। गैसेस जो हैं वो आसानी से दब जाएंगी तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इलास्टिसिटी कम होगी। ये वही बातें हैं जो हमने पिछले वाले टॉपिक में की। उसके बाद इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी वही है किसी मटेरियल की रिजिडिटी को कहते हैं या कंप्रेसिबिलिटी का उलट होता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी आसानी से हो जाए तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो इलास्टिसिटी के जो मॉडुलस हैं वो तीन तरह के हैं। यंग मॉडुलस है जो कि लेंथ के एक्सटेंशन के तौर पर आता है। बल्क मॉडुलस है जो कि अगर किसी के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें उसके वॉल्यूम में चेंज आए तो उसके लिए बल्क मॉडुलस इस्तेमाल होता है। और तीसरे के लिए शेयर मॉडुलस है जो कि सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से उसकी जस्ट शेप के अंदर जो है वो चेंज आए तो उसके लिए शेयर मॉडुलस है। तो याद रखिएगा कि बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस और जो है वो शेयर मॉडुलस, ये दोनों के दोनों जो है वो सॉलिड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि गैसेस के लिए ये वाले इस्तेमाल होते हैं, यानी कि गैस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो एयर गैस है, तो गैस के अंदर भी बल्क मॉडुलस ही इस्तेमाल होगा। लो भी आज हम जो देखने वाले हैं वो लेप्लास करेक्शन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड देखने वाले हैं। तो ये ज़रा फ़ोटो देखिए भाई, ये साहब की फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रही है ये लेप्लास साहब हैं जिन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को करेक्शन किया हवा के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडिया डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वही बात है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी और इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगी, जो अभी हमने बात कर चुके हैं। कहते हैं साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल थ्रू एयर बाय कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये देखो ट्यूनिंग फोक है, यहाँ पे हवा के जब ट्यूनिंग फोक इस तरफ होगा तो हवा के मालिक्यूल को कंप्रेस करेगा और जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो हवा के मालिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो ये आपके पास रेयरफेक्शन है और ये कंप्रेशन है, फिर कंप्रेशन है और ये रेयरफेक्शन है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ज़रिए साउंड वेव चलती है। ट्यूनिंग फोक इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड वेव। ऑब्वियसली ट्यूनिंग फोक सोर्स ऑफ साउंड है, इसलिए गिटार सोर्स ऑफ साउंड है। एनीथिंग दैट हैज़ एबिलिटी टू वाइब्रेट वो सोर्स ऑफ साउंड ही होती है। न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड जो हमने पीछे ड्राइव किया वो ये है। ये बेसिकली न्यूटन फार्मूला भी उसको कह सकते हैं या कोई भी बचे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये उसकी स्पीड का फार्मूला है। v इज इक्वल टू ई ओवर डेंसिटी। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किस चीज़ की इलास्टिसिटी? उस मीडियम की इलास्टिसिटी जिस मीडियम के अंदर जो है वो साउंड ट्रैवल करेगी। साउंड अगर हवा में ट्रैवल कर रही है तो हवा की इलास्टिसिटी आएगी, साउंड अगर पानी में ट्रैवल कर रही है तो पानी की इलास्टिसिटी आएगी, और साउंड अगर किसी सॉलिड के अंदर से ट्रैवल कर रही है तो
सॉलिड की इलास्टिसिटी आएगी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस मीडियम के अंदर जो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है ये उसी की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, अब बच्चे हमने जस्ट क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए लेप्लास सपोज दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। याद रखिएगा न्यूटन ने बोला था कि जो टेम्परेचर हवा का वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है, जबकि लेप्लास बोला भाई नहीं ऐसा नहीं है। लेप्लास कहता है कि ऐसा नहीं है कि जब टेम्परेचर ये देखें जब ये कंप्रेशन बनता है, यहाँ पे अगर आप फोकस करें डायग्राम के ऊपर कि ये कंप्रेशन है ये रेयरफेक्शन है, तो न्यूटन बोला कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हवा में बहुत तेज़ी से चलते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंप्रेशन के अंदर हीट जनरेट होती है वो इतनी आसानी या इतनी तेज़ी के साथ रेयरफेक्शन में नहीं मुंतकिल हो सकती, जिसकी वजह से जो रेयरफेक्शन का टेम्परेचर कम होता है, कंप्रेशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ये बोला भाई नहीं टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। और अगर टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं हुआ। तो फिर न्यूटन ने इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ किया था। लेप्लास कहता है कि ये नोट किए कि न्यूटन पॉइंट ऑफ व्यू और लेप्लास पॉइंट ऑफ व्यू में यही मेजर फ़र्क है कि न्यूटन बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेप्लास बोलता है नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो आपने अगर लिखना भी स्टार्ट करने हैं तो यहाँ से स्टार्ट करने हैं, जो पहले 2 पेजेस हैं वो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए थी। अब फिर उसके बाद कहता है कि लेप्लास ने फिर क्या किया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता लेप्लास यूज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना तो हीट हम सिस्टम से बाहर जाती है ना ही सिस्टम के अंदर आती है, तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। चाय वाला थर्मास है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें हीट तो ना बाहर जाएगी ना उसे अंदर आएगी, चाय की गर्म रहेगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वहाँ पे था न्यूटन ने यूज़ किया था पीवी गैमा आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे वो सिंपल पीवी था, अब यहाँ पे बेटा पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा हम समझ लें कि उसका सीपी ओवर सीवी होता है, तो यूँ समझ लें कि आप क्या मैं बताऊं, आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि उस मीडियम हवा का जो हीट फैक्टर है, जो हीट कांस्टेंट है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो ये आगे तो डिटेल इसकी जो है वो चैप्टर नंबर 11 में आएगी काफ़ी सारा। सी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू द 1 केल्विन। बहरहाल अब अच्छा यहाँ पे सिंपल आप नोट कीजिएगा कि एक V की पावर एक गैमा आ गई। गैमा एक नंबर कांस्टेंट नंबर है। कहता है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, ऑब्वियसली बच्चे जब प्रेशर आप इंक्रीज करोगे P से डेल्टा P, मतलब डेल्टा P प्रेशर आपने उसके ऊपर इन्हांस किया, देन दी वॉल्यूम डिक्रीज, और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V से लेकर V माइनस डेल्टा V, यानी कि V माइनस डेल्टा V उसका प्रेशर। ऑब्वियसली इधर देखो यहाँ पे फिर मैंने डायग्राम, यहाँ पे अगर प्रेशर P है और वॉल्यूम V है और इधर प्रेशर हमने बढ़ा दिया P प्लस डेल्टा P प्रेशर हमने कर दिया, ये देखें P प्लस डेल्टा P प्रेशर कर दिया, और वॉल्यूम जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा V डेल्टा माइनस V, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसकी पावर गैमा लो बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन 1, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा जो इसका यूज़ इसमें अब इसके टॉपिक में नहीं, ये बाइनॉमियल सीरीज़ है, इसका ये फार्मूला है। अब हम आगे, अब बच्चे देखो बाकी सारे टर्म सेम है, सिर्फ अब हमने इस टर्म को हल करना है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए, इसको हम हल करते हैं। बाकी सारी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब बच्चे हमने उस टर्म को सॉल्व किया। अभी देखें ये जो मैंने टर्म्स ली, ये वाली ये ज़रा देखें, ये टर्म ली, इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये क्या था कि V माइनस डेल्टा V की पावर गैमा,
तो इसमें से बच्चों आपने v कॉमन ले लिया। अगर मैं v कॉमन लूँगा तो यहाँ पे देखो 1 और ये इसके नीचे चला जाएगा, v की पावर भी गैमा और इस सारे की पावर भी गैमा। अब v की पावर गैमा तो वैसे ही, अब इसका जो है इसको हल करना है। तो ये आपके पास एक बाइनोमियल सीरीज़ है, ये बाबा जी है ना बाइनोमियल है। ये जो बाबा जी आपको मैंने फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं ना, ये बाइनोमियल है। ये ज़रा देखो, ये बाइनोमियल है। इसने एक फार्मूला दिया था, अगर 1 + x की पावर n हो तो हम उसको 1 + x प्लस आगे चलती जा रही है, लेकिन हमने हाई टर्म नेगलेक्ट कर देनी, हमने सिर्फ एक टर्म तक रखना है। तो अब सिंपल ये करेंगे बच्चे, n को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x। अब यहाँ देखो ये n है और ये x है। अगले स्टेप में आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और v की पावर गैमा वैसे ही। तो लो बच्चों, ये आपके पास इस रिलेशन के बराबर आ गया। अब इसको आप कर देंगे पुट इन इक्वेशन 3। कौन सी, ये देखें, ये वाली इक्वेशन 3। इसमें देखो ये वाला पी भी वैसे ही, ये वैसे ही, और इसकी जगह पे देखना, इसकी जगह पे देखो पी वी गैमा वैसे ही और इसकी जगह पे वैसे ही। अब आगे क्या हुआ, गैमा वी इस गैमा वी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी रह गया और ये डेल्टा पी, और ये वाले वैसे ही। अब देखो p इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा p इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी क्या बनता है ज़रा देखिए। p इससे मल्टीप्लाई हुआ, p आ गया, और इससे मल्टीप्लाई हुआ गैमा p डेल्टा v ओवर, और ये प्लस डेल्टा p ये। अब ये टर्म्स मैंने हाईलाइट करके, वेरी टर्म, ये टर्म वेरी स्मॉल टर्म है, इट कैन बी नेगलेक्टेड, ये कटी किसी से नहीं है। ये ज़रा देखो, इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, और ये आपके पास है, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। पीछे ये 3 टर्म्स रहेगी, ये देखो ये वाली रहेगी, ये रहेगी, एज इट वैसे आ गई। अब अगले स्टेप में ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म उठ के इधर चली गई, तो ये प्लस p माइनस p से कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर आ गया। और अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ये आ गया, ये माइनस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये देखो यहाँ पे इसमें ये, बल्कि नहीं, ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने, इधर ही, ये देखो ये माइनस है। अगले स्टेप में ये देखो इधर आके क्या हो गया, प्लस, और ये फिर से देखो ये सारी टर्म जो है, ये अगर आप यहाँ से, मैं ज़रा इसके हाईलाइटर लूँ, ये ज़रा नोट करो, ये वाली ये टर्म्स, ये नेगेटिव है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये देखो ये आपके पास पॉजिटिव होगी इधर, और ये वैसे ही, और इसमें देखो ये वैसे आ गई। अब अगले स्टेप में ये वाली टर्म्स, ये जिसके ऊपर मैंने हाईलाइटर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये बार ये उठ के इधर आ जाएगी। अब मुझे फिर यहाँ से दोबारा मुझे पेन लेना पड़ेगा, तो देखना ये यहाँ से इधर, अब ये पूरी टर्म जो है वो उठ के क्या आ जाएगी, वो सारी इस तरफ आ जाएगी इसके पास, और ये आपके पास ये आ गई। तो डेल्टा पी क्या है, स्ट्रेस, और ये क्या है बच्चों, ये आपके पास स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके, वहाँ पे न्यूटन के मुताबिक सिर्फ p के बराबर था, और यहाँ पे क्या हो गया, गैमा p। तो गैमा p बराबर किसके आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कंक्लूड दैट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द लैप्लास किसके बराबर आ गया भाई, गैमा p। गैमा बच्चे उसका हीट फैक्टर है, और p क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। न्यूटन के मुताबिक बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर सिर्फ गैमा आया था, और इसमें आपके पास क्या आ गया, गैमा p आ गया। तो लो बच्चों, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप किसके बराबर निकालना है, ये गैमा। तो एट STP आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी है, और गैमा की वैल्यू बच्चे आपके पास ये एयर कांस्टेंट है, और ये 3 वैल्यूज़ हैं। ये देखना, ये मैंने शुरू में लिखी थी, ये देखो गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए इतनी है, डाई एटॉमिक के लिए इतनी है, ट्राई एटॉमिक के लिए इतनी है, और ये आपने अच्छे से याद करनी है, ये मरूज़ी में पूछी जाती हैं। हवा चूँकि डाई एटॉमिक गैस है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी लगेगी, 1.48 लगेगी। तो वो वैल्यू बच्चों ये ज़रा देखना, ये 1.48, आप E की जगह पे आप क्या लगा दोगे, गैमा p ओवर रो। तो गैमा की जगह पे ये वैल्यू लगाओगे तो ये आपके पास 330 इसकी वैल्यू आ गई। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चे कितनी है, 332, और इन दोनों में डिफरेंस और लेंगे तो एरर जस्ट आपके पास कितना आ जाता है, 0.3,
और दिस वैल्यू इज़ अ वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इस तरह से बच्चे एक गैमा को इंट्रोड्यूस करने से जो अब न्यूटन की वैल्यू 280 आई थी वो 330 होगी, तो ये ज़्यादा करेक्ट है। तो दिस रिलेशन इज़ यूज एज द स्पीड ऑफ साउंड, और ये बच्चे स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लैप्लास 333 आई है। तो लो बच्चों, ये आप सारा इसी तरह ऐसे लिख भी सकते हैं। और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसके दो पार्ट हैं, एक न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और एक उसका लैप्लास करेक्शन, और दोनों में से कोई एक पार्ट लाजमी पूछा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट लैप्लास करेक्शन। इसमें आपको कोई बात समझ ना लगी, कोई मिस्टेक हो, या अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा इजी फिज़िक्स विद नियाज़। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।